तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज क्लास 9th का साइंस का गति का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से वस्तुएं गति करती हैं या विरामावस्था में रहती हैं, उन सब पर बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक एक पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहला यहाँ पर लिखा है कि विरामावस्था क्या है। विरामावस्था विरामावस्था को इंग्लिश में रेस्ट भी बोला जाता है। विरामावस्था होता क्या है एक्चुअल में। विरामावस्था का यहाँ पर डिफिनीशन है, उसे समझिए। पहले लिखा है कि यदि किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर समय के साथ मतलब नहीं उस परिवर्तित हो रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय बढ़ती जा रही है लेकिन वो वस्तु वहीं पर स्थित है। जैसे पेड़ हो गया, जैसे आप देखते हैं घर मकान, सारी चीज़ें जो समय बीतता जाता है लेकिन वो वहीं पर रहता है, स्थित रहता है। अगर मेज़ पर आप कोई किताब रख दो, उसे ना मतलब समय के साथ उसे ना हटाओ, मतलब टाइम बढ़ते जाए उसको वहीं पर रोके रहो, तो वो भी विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो समय बढ़ते जाएगी लेकिन ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं। मेज़ पर रखी एक किताब, पेड़ आदि। आगे देखते हैं। गति क्या है, यहाँ पर गति है। ठीक है, गति को समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। यहाँ पर अगर आप समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला रहे हो, जैसे हम ही लोग हैं तो हमेशा इधर उधर मतलब खड़ा होने के बाद इधर उधर जाते रहते हैं, तो समय के साथ हम लोग कभी यहाँ कभी वहाँ मतलब होते रहते हैं। तो और सड़क पर जो वाहनों की गति है आप देख ही रहे हैं, वाहन कभी रुके नहीं रहते हैं सड़कों पर। जब रुक जाते हैं तो समय के साथ जब वो रुके रहेंगे तो उन्हें हम लोग विरामावस्था में बोलेंगे, लेकिन हमेशा वो चलते रहते हैं इसलिए उन्हें हम लोग गति की अवस्था में बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। सड़क पर वाहनों की गति, खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, खिलाड़ी हमेशा खेलते ही रहते हैं, आकाशीय पिंडों की सूर्य के सापेक्ष गति आदि। ये सब आकाशीय जो पिंड हैं आपके, जैसे हमारे बुध शुक्र, ये जो जितने ग्रह हैं प्लैनेट्स, ये सब रुके हुए नहीं हैं, ये सब भी गति कर रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, अपने अक्षों पर घूमते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है ब्रह्मांड में, सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गति के प्रकार। अब गति के कई प्रकार होते हैं, गति के आपको कई प्रकार देखने को मिलेंगे। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसमें देखते हैं, पहली जो यहाँ पर पॉइंट है, सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। सरल रेखीय गति क्या है, इसे समझिए। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई कण एक सरल रेखा में, एक सीधी लाइन में मतलब गति करता है तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। यहाँ पर कण की बात की गई है। ठीक है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो वो एक सरल रेखीय मतलब गति कहलाती है। अगला, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, जब वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसे हम लोग स्थानांतरीय गति कहते हैं। तो सरल रेखा में जब कोई कण सरल रेखा में गति करेगा तो उसे सरल रेखीय गति कहेंगे, और जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करेगा तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स में आपको ध्यान देना। अब सरल रेखा में गति का मतलब क्या, जैसे आप लोग क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे खेले जाते हैं जो फुटबॉल वगैरह, तो नीचे वो सीधी रेखा में मारेंगे तो सीधी रेखा में ही जाता है। वैसे किसी चीज़ों से टकरा को अगर
अपनी दिशा में चेंजिंग करता है तो वो अलग बात है, लेकिन सीधी रेखा में जाता है। हाथ से गिरता हुआ कोई पत्थर आप गिराते हो नीचे की तरफ, तो वो भी सीधी रेखा में ही होता है, ठीक है। तो वो सब गतियाँ सरल रेखीय गति कहलाती हैं। अगला मोशन देखते हैं। अगली जो गति आपकी है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। वृत्ताकार तथा घूर्णन गति क्या है, इसे समझते हैं। सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति या कोणीय गति कहलाती है। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, गति करेगा तो उसे हम लोग वृत्तीय गति या कोणीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं धागे से बंधे पत्थर को घुमाना। आप पत्थर को धागे से बांध के जो घुमाते हैं, मतलब चारों तरफ उसके घुमाने की जो कोशिश करते हैं, वो आपकी वृत्ताकार गति कहलाती है। और घूर्णन गति, जैसे आप चाक जो जिससे हम लोग मिट्टी का जो कुल्हड़ वगैरह बनता है, तो वो चाक जो है वो भी आपका वृत्ताकार घूर्णन गति में गति करती है, जिससे उस पर हम लोग अच्छे अच्छे प्रकार के मतलब बहुत से जो है कुल्हड़ वगैरह बनाए जाते हैं उस पर, ठीक है। तो वृत्ताकार वो गति होती है, वो घूर्णन गति होती है। जैसे घूर्णन गति में और भी हम बताएं तो जैसे देखिए, घूर्णन गति का कहने का मतलब ये है कि आप अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर ही वो घूमता है, जैसे लट्टू का घूमना है, ठीक है। और वृत्ताकार मतलब उसके चारों तरफ आपको घूमना पड़ेगा, किनारे किनारे आपको चारों तरफ ऐसे घूमना पड़ेगा। जैसे मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। अब जरा समझिए वृत्ताकार गति में क्या है, ये रहे। अब वृत्ताकार गति में आप ऐसे ऐसे चारों तरफ इसके घूमेंगे, ये वृत्ताकार गति है, ठीक है। और यहीं अगर आप एक्सिस पर, आप एक ही एक्सिस पर ये चीज़ें पूरा घूम रही है, जैसे लट्टू होता है, तो लट्टू जो होता है वो अपने एक्सिस पर ही ऐसे घूमते रहता है। तो ये जो घूर्णन होती है, ये घूर्णन, लट्टू का घूमना, चाक का घूमना, ये जो होता है ये घूर्णन गति कहलाती है, घूर्णन गति। और ये वृत्ताकार गति होती है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए डिफिनीशन सबकी पढ़ेंगे और इसके नोट्स भी आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है, तो वस्तु घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज़ें मैंने समझा दिया। दोलन तथा काल्पनिक गति या ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, इसे समझेंगे, बहुत ही प्यारा है ये भी। जैसे यहाँ पर लिखा है दोलनी क्या होता है, दोलनी गति। दोलनी गति में कहने का मतलब आप झूले पर झूलते हैं, झूला एक बार इधर की तरफ जाता है, मतलब एक बार आगे की तरफ जाता है, एक बार पीछे की तरफ जाता है, तो वो एक बिंदु से आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। जैसे इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, ये पॉइंट्स है, मान लीजिए यहाँ से आपने उसे किसी झूले को बांध दिया ऐसे, ठीक है। हाँ, अब आप इसे इधर की तरफ कर सकते हैं, ठीक है, आगे की तरफ खींच सकते हैं और पीछे की तरफ खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब ये ऐसे मतलब बार बार आगे पीछे होता रहेगा, तो ये जो गति होती है ये दोलनी गति होती है। जैसे आपके घड़ी का पेंडुलम भी होता है, जो घड़ी पुरानी वाली होती हैं उसमें पेंडुलम होता है, अभी नए वाले में भी होता है, तो आगे पीछे होता रहता है। तो वो जो गति है वो आपका ये दोलनी गति होता है, ठीक है। और काल्पनिक गति क्या होती है, काल्पनिक गति मतलब यही इसका जो आयाम है, ये यहाँ से मतलब इसका डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, यही डिस्टेंस अगर ये थोड़ा कवर करेगा, जैसे आप किसी छड़ को अगर कोई छड़ घर बन रहा होता तो थोड़ा सा निकला होता, अगर आप उसे थोड़ा सा मार देते हैं ऐसे हाथ वगैरह से, तो हमेशा वाइब्रेट करते रह जाता है। जब वाइब्रेट करता है तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं,
काल्पनिक गति कहते हैं, वो कंपन करते रहता है उसको मारने पर। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप समझिए, काल्पनिक गति क्या है और दोलनिक गति क्या है। दोलनिक गति में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी, बहुत ज़्यादा अपने एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा आगे जाता है और बहुत ज़्यादा पीछे जाता है, तो वो दोलनी गति होता है। अगर वही अपने पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाए, उसके आयाम, हाँ हमने बताया ना, उसके जो आयाम अगर छोटे होंगे तो वो काल्पनिक गति कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति दोलनी गति कहलाती है। दोलन करने वाली वस्तु का इसके माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यदि आयाम कम है तो उसकी गति काल्पनिक गति कहलाती है। ये बातें मैंने बता दिया। अगर आयाम कम होगा तो उसे काल्पनिक गति बोलेंगे, अगर आयाम ज़्यादा होगा तो उसे दोलनी गति बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो इसके आगे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, घड़ी के पेंडुलम की गति था उसमें। अब आते हैं अदिश राशि तथा सदिश राशियों पर। अदिश राशि क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ कहते किसे हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि परिमाण, जिसके पास परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होगी। परिमाण मतलब किसी वैल्यू की, जैसे 10, 15, 20, 50 जो भी हो, कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उस राशि को निकाल रहे हो तो उस राशि का कुछ मान आना चाहिए, तो उसके पास परिमाण तब हो जाएगा। लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए? दिशा नहीं होना चाहिए। अगर दिशा हो मिल गया, उसका किस दिशा की तरफ आप उस परिमाण को लगा रहे हैं, तो वो सदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि नहीं होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। इस बात पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ यहाँ पर दिए हैं एग्जाम्पल्स, उसको भी देखिए, समझा जाए। देखिए द्रव्यमान, क्या लिखा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान में एक क्वांटिटी होती है, कहने मतलब एक मतलब उसका आप परिमाण ही मतलब वेट कर सकते हैं। जब उसे आप जोखते हैं किसी वस्तु को, तो उसका द्रव्यमान आपको पता चलता है, डायरेक्शन नहीं पता चलता कि किस डायरेक्शन में कितना आप उसे जोख रहे हैं। ठीक है, तो घनत्व भी है। घनत्व क्या होता है? घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, इसका फार्मूला होता है। किसी वस्तु, जो वस्तु जितना ज़्यादा भारी होती है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। दूरी, कोई वस्तु कितना दूरी कवर किया है और किसी डायरेक्शन में अगर कवर किया रहता है तो वो दूरी नहीं रहता है, वो विस्थापन हो जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी मिल गया, दिशा। इसलिए विस्थापन को हम लोग सदिश राशि में लेते हैं, लेकिन दूरी को अदिश राशि में। दूरी में सिर्फ हम लोग दूरी कवर करते हैं कि आप कितना दूर गए और कितनी दूरी हो चुकी है। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है, चाल भी है अदिश राशि, आयतन भी है, कार्य भी है, और ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि, इन सब पे आपको ध्यान देना है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि। बल, किस तरफ आप फोर्स लगाना चाहते हो, ये आपसे डायरेक्शंस मांगते हैं। वेग है, ये भी वही है। त्वरण, संवेग आदि, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। विस्थापन भी सदिश राशियाँ। आगे समझते हैं, कुछ और भी गति से संबंधित कुछ और भी टर्म्स हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब, कोई वस्तु गति अगर कर रही है
तो एक पॉइंट होता है, कहने का मतलब पॉइंट कहने का मतलब आप जैसे एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, उस ट्रेन से आप दूसरी ट्रेन को अगर देखेंगे, अगर वो दूसरी वाली ट्रेन चल रही होगी, जिसको आप देख रहे हैं वो चल रही है, तो आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन चल रही है, एक आभास होता है। तो वही कह रहे हैं, निर्देश बिंदु एक ऐसा पॉइंट्स है जहाँ से हम किसी वस्तु को, कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसको देखते हैं, वो आपका पॉइंट है। ठीक है, निर्देश बिंदु आपका जो है अलग अलग, मतलब जैसे सबका अलग अलग हो सकता है। आप अगर ट्रेन में बैठे हैं तो आपके लिए वो ट्रेन चलती हुई नज़र आएगी, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, जैसे आप जिस ट्रेन में बैठे हैं तो आपको लगेगा कि मेरी ट्रेन चल रही है, वो वाली ट्रेन मतलब रुकी हुई है। या आपको ये भी लग सकता है कि वो ट्रेन चल रही है, मेरी रुकी हुई है। भ्रम सा पैदा होता है जब ट्रेन चलती हैं, तो वहाँ पर एक ट्रेन में आप बंद, मतलब ट्रेन है, आपको बस सिर्फ वो ट्रेन दिख रही है, तो ऐसा ही दिखता है कि आप उस ट्रेन में बैठे हैं, तो जो बाहर वाली ट्रेन है अगर वो चल रही है तो आपको लगेगा कि हमारी वाली ट्रेन चल रही है। लेकिन आपको बाहर वाला जो आपके खड़ा है, जैसे बाहर जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहेगा, तो वो आपको देखेगा कि आपकी ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। तो सबके लिए एक अलग अलग पॉइंट्स बनता है, हर एक आदमी के लिए वहाँ पर, कि कौन कहाँ से देख रहा है। तो उसी पॉइंट्स को हम लोग निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा डीपली बताने की कोशिश की। दूरी, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। जो दूरी है आपका, किसी गतिशील, कोई गतिशील वस्तु होगी और जितने टाइम में वो जहाँ जहाँ गई होगी उसका टोटल डिस्टेंस आप देखोगे, मतलब वो जितना दूरी, जितनी लंबाई उसने कवर की उतने समय में, उस सब लंबाइयों को अगर आप जोड़ोगे तो वही क्या होता है, दूरी कहलाता है, जितने समय में वो जहाँ जहाँ गया हो। ठीक है, और दूरी एक अदिश राशि है। किधर गया था, किस किस डायरेक्शन में गया था, ये नहीं पता है, बस उसने घूमा, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और वहीं डिस्प्लेसमेंट को समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। अभी मैं इसे आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे किसी मनुष्य ने बिंदु ए से चलना शुरू किया, तो वो थोड़ा आगे चला। ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर आगे चला, फिर उसके बाद वो 10 मीटर आपका नीचे भी चल गया मान लीजिए, फिर 5 मीटर उधर इधर चल गया वो, फिर अगेन उसने यहाँ पर 5 मीटर ऊपर चलाया। ठीक है, अब वो फिर से रन करते हुए यहाँ पॉइंट्स बी पर मान लीजिए आ गया, मतलब 5 आया था, 5 और आ गया। ठीक है, 5 मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी तय करने का मतलब वो जितना जितना दूर गया है सबको आपको कवर करना पड़ेगा। यानी 10 मीटर वो यहाँ गया था, फिर 10 मीटर वो यहाँ आया, फिर 5 यहाँ, फिर 5 यहाँ, फिर से अगेन 5 यहाँ। तो जितना ये आपका डिस्टेंस उसने समय के साथ जितनी लंबाइयाँ ली हैं, ठीक है, कवर की हैं, 10, 10 20, 5 25, 5 30, 5 35, ये टोटल 35 मीटर उसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसके विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन, तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि पहला वाला जो पॉइंट था और लास्ट में वो कहाँ पर वो रुका है, चला कहाँ से है और वो रुका कहाँ है, बस इतना आपको देखना होता है। तो चला यहाँ से है और रुका यहाँ पर है, तो अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, बस यही आपको चेक करना है। यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि अपने स्थान से वो कहाँ पर
शिफ्ट हुआ जा करके। तो यहाँ से ए से बी पर आया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, देख ही रहे हैं। यहाँ से ये टोटल यहाँ तक आ चुका, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 को कवर कर लिया था, तो ये 5 ही बचता है। तो ये 5, यानी इनके बीच जो है 5 मीटर का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 5 मीटर का। अगर कोई व्यक्ति, और भी समझाते हैं, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर फेंकता है, ठीक है, और वो वस्तु फिर से वहीं उसके हाथ में आ जाती है, हाथ से उसने फेंका ऊपर, फिर से हाथ में आ गई, तो दूरी उसकी जो होगी, दूरी, ध्यान दीजिए, दूरी की बात कर रहा हूँ, दूरी मान लीजिए h ऊंचाई पर गया था, फिर नीचे आ गया, तो h ऊपर गया, फिर h नीचे आया, यानी 2h उसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो ऊपर गया, फिर उसके बाद उसके हाथ में वहीं पर पहली पोजीशन उसकी यहाँ थी, फिर लास्ट पोजीशन भी उसकी यहीं है, अंतिम स्थिति भी उसकी वही है, तो इनके बीच कोई दूरी कवर नहीं हुई, यानी इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए आगे के पॉइंट्स को कवर करते हैं। विस्थापन के बारे में और भी बातें आपको जाननी है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसे आपको बहुत ध्यान देना है, और एक इसका मात्रक मीटर है। ये सभी लोगों को पता है कि मतलब दूरी अगर माप रहे हो तो आप उसका मात्रक मीटर में रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, विस्थापन एक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का जो मान है, विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशियाँ धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, शून्य भी हो सकती हैं। और भी बातें, एक बातें और यहाँ पर है, बहुत अच्छी दिख रहा होगा आपको। गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता। जो गतिमान वस्तु का जो विस्थापन होता है वो दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा, दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा। यानी कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी दूरी सबसे ज़्यादा होगी, विस्थापन कम होगा। ठीक है, विस्थापन क्या होगा, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन ये जो विस्थापन होगा ये दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए इस तरीके से इसे बनाया जाता है कि विस्थापन लेस देन एंड इक्वल टू दूरी, तो दूरी को नीचे किया जाता है, 1 के बराबर में आता है। तो इसे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आपको बातों को समझाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और लिखा है, उसे समझिए। गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। विस्थापन के बारे में अभी बताया गया कि विस्थापन आपका ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी नहीं शून्य हो सकती है। ठीक है, इस बातों को बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दूरी तथा विस्थापन में अंतर को समझते हैं। दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है उन्हें हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। कोई गतिमान वस्तु है, उसकी जो लंबाई पूरी आपको मिली है वो दूरी कहलाएगी। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही आपकी विस्थापन कहलाएगी। यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है, जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। किसको, परिमाण। अभी आपको बताया गया कि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, यह एक सदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। विस्थापन में यह सदैव धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होगी। यह ऋणात्मक अथवा धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है भाई, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ हमने लिख दिया। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। जो दूरी होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है।
विस्थापन शून्य हो सकता है। अब आगे आपके क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा पेज पर। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, मैं शॉर्ट में ही आपको समझाऊंगा क्योंकि आपको पूरा लेंदी लगा के नहीं बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर बिंदु ए से, ठीक है, यहाँ पर फिगर में दिया गया है, फिगर से ही समझा देता हूँ। चलिए, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर बिंदु ए से बी तक 300 मीटर जाता है। यहाँ देखिए, बिंदु ए से और बी तक 300 मीटर जाता है। पुनः बी से ए की ओर, बी से देखिए ए की तरफ आ रहा है, ठीक है, इधर बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है, यहाँ आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी मतलब वो जितना कवर किया है, जहाँ जहाँ गया हुआ है, सब हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दूरी में क्या हो जाएगा, दूरी में 300 ऐसे चला गया ए से बी पर, फिर से बी से सी पे आया तो 300 और प्लस का ये 60, दोनों जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 360 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करें तो इस पे ध्यान दीजिएगा। विस्थापन में आपसे बात होती है, हमेशा हमने बताया कि पहली पोजीशन और उसकी लास्ट पोजीशन वो कहाँ पर है। तो पहले वो ए पर है और लास्ट में वो अब कहाँ पर है, सी पर है। तो इनके बीच का बस डिस्टेंस आप देख लीजिए। तो 60 मीटर वो इधर आ चुका है, यानी 300 में से 60 मीटर इधर आ चुका है, तो कितना बचा होगा, 300 में से 60 जब चला आया तो 240 ही बचा मीटर। इनके बीच, ए और सी के बीच में 340 मीटर ही बचा है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी समझाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा ऊपर हो गया, इसे नीचे करता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, लिखा है यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंकें तो पत्थर कुछ समय पश्चात लौटकर उसी स्थान पर आ जाता है। अगर आप ऊपर उसे फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा, स्वाभाविक बात है। पत्थर का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो पहले मैंने समझा दिया कि कोई अगर मनुष्य किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकता है, फिर से वो उसी के पास आने वाली है, ठीक है। जैसे नीचे सीधे एकदम लंबवत फेंकेगा तब उसके पास आएगी, ऊपर की तरफ लंबवत फेंकेगा तब उसके पास आएगी। ये नहीं कि वो ऐसे तिरछा फेंक दिया तो उसके पास आने वाली है, नहीं। जब लंबवत किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उसके पास वो पुनः वस्तु उसके पास आ जाएगी, तो उसका जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। मैंने समझाया। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, पत्थर का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो पत्थर का विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भी है। यहाँ पर आपको, चलिए यहाँ समझा देंगे, इस सर्कल में ही समझाएंगे। सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल में समझा देते हैं। यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग भी है, चल रही है तथा प्रत्येक चक्कर के पश्चात वो अपनी स्थिति में आ जाती है, मतलब एक चक्कर लगाती है तो अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाती है, जहाँ वो थी वहीं पर आ जाती है। यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए, क्या करे, आधा चक्कर यहाँ से उठी और ये यहाँ से आकर वो बस यहीं आके रुक गई, आधा चक्कर लग गया यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आधा चक्कर लगा दी। यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा, मतलब विस्थापन पूछ रहा है। विस्थापन मतलब पहली उसकी जो स्थिति थी और लास्ट में जो स्थिति है, उन्हीं के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, यही हमें बताना है बस, शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर था, आपको पता है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक आर, ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, विस्थापन ही पूछा था। अगर हमसे दूरी पूछता कि दूरी कितना उसने कवर किया, तो हम लोग क्या बताते हैं, तो दूरी बताने के लिए आप पता है आपको कि किसी भी सर्कल यानी वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है।
तो ये पूरा 2πr है, तो आधा कितना होता, πr होता। कितना होता, πr। अगर दूरी की बात की जाती तो आप πr बताते हैं, लेकिन विस्थापन की बात की गई है तो 2r बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आज दोस्तों इतना ही हम लोग सीख पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर जाने पर वीडियो का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इतना ही सीखिए। अगले वीडियो में हम लेक्चर्स को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए और नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाते रहिए, ताकि चीज़ों को आपको रिवाइज़ करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।